बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। इस उम्मीद यकीन और दुआ के साथ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। एक और रहमत और बरकत भरी जुम्मतुल मुबारक की सुबह हो चुकी है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो। आई एम इमरान हसन एंड आई एम अर्मिला हसन। होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सुबह सुबह हमारे आपसे खैरियत पूछने का मतलब यही होता है कि आपके दिन का आगाज अच्छा हो, और अगर इन केस नहीं हुआ तो आप एक्सप्रेसो ट्यून कर लें। आपके पास बहुत सारी जो कह लें हमारे पास वैरायटी है सेगमेंट्स की आज के दिन के लिए, क्योंकि हमारा लॉन्ग वीकेंड होने वाला है। एज फार एज आपका भी लॉन्ग वीकेंड होगा, लेकिन हमसे आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। सैटरडे संडे हमारा बेस्ट ऑफ चलता है, बिल्कुल चलता है। और उसके साथ साथ 11 सितंबर भी है, बाबा कायद की आज बरसी भी है। इसके ऊपर स्पेशल बात होगी, और विद दैट करंट अफेयर्स एंड इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट सब कुछ तो रहता ही है। पावर पैक शो है एज आई ऑलवेज से। आगाज कर लेते हैं आज की हेडलाइंस से। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्नाह। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह का 72वां यौम वफात। मेरा पाकिस्तान यौम कायद के मौके पर हिना न्याजी करवाएंगी मज़ार कायद की सैर। इगवा और ज्यादती के केसेस पर इंतजामिया का रवैया लवाहिकीन के लिए शदीद तकलीफ का बायस, मुल्क भर में तनकीद। फ्लैग्स में करवाएंगे पुर्तगाली सफीर से खुसूसी मुलाकात। पाकिस्तान और वजीर आजम इमरान खान कोरोना से निपटने के लिए दुनिया में मिसाल बन गए। क़याम अमन और कुदरती आफात में सिंध रेंजर्स की खिदमात काबिल तहसीन। 9/11 के सानहे को गुजरे आज 19 बरस बीत गए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ताहाल जारी। और करवाएंगे आपकी मुलाकात कुव्वत बेनाई से महरूम खैबर पख्तूनख्वा की पहली खातून आरजे रेहाना गुल से, सिर्फ एक्सप्रेसो में। जी, हेडलाइंस आपने जानी, और आज हमारा फ्लैग्स का स्पेशल सेगमेंट भी होगा, उस पर भी डिस्कशन होगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे आज के अखबार। ओके, सो आज के रोजनामा एक्सप्रेस की लीड स्टोरी को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब का मामला अब भी खबरों के अंदर गर्म है। नवाज शरीफ को मफरूर डिक्लेयर, फिर अपील सुनेंगे। हाई कोर्ट ने कल बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा जी पहले हमें असिस्ट करें, अदालत को असिस्ट करें कि क्या इस मामले पर पहले अपील सुनी जा सकती है या पहले मफरूर को सरेंडर करना पड़ेगा। मैं पढ़ देता हूँ। इश्तारी का सरेंडर करना जरूरी, नवाज शरीफ को मफरूर डिक्लेयर, फिर अपील सुनेंगे। हाई कोर्ट ने कहा नवाज शरीफ बरतानिया डॉक्टर अमरीका में ज़बानी इलाज किया, अगर कोई अस्पताल दाखिल हो तो फिर बात अलग होती है। ये कहना था जस्टिस मोहसिन कियानी का। मुआवनत करें कि क्या इश्तारी मुल्जिम के सरेंडर किए बगैर किसी दूसरे केस में उसकी दरख्वास्त सुनी जा सकती है। ये भी कल कहा नवाज शरीफ साहब के वकील को अदालत में। एंड वी हैव एन एक्सप्रेस ट्रिब्यून इज SCO meets scuttles India's objection to BRI steep pact. Qureshi says Pakistan's proposal for Center of Excellence on Poverty Alleviation accepted. Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi meets his Russian counterpart. ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इंडिया को बड़ी सुबकी हुई है वैसे स्टेज के ऊपर। खातून ज्यादती के सरगर्म में जी सुपर लीड स्टोरी है, आपको बता देते हैं। एक्सप्रेस रोजनामा के अंदर वजीर आजम का नोटिस, शवाहिद जमा, 20 टीमें तश्कील, 12 मुश्तबा मुल्जिमान गिरफ्तार। इमरान खान को IG की मुल्जिमान की गिरफ्तारी का इमरान खान का IG को हुक्म, दरिंदों को सरेआम फांसी दी जाए, ये कहना है वफाकी वजीर फैसल वाउडा का। मुतासरा खातून को हर सूरत इंसाफ दिलवाएंगे, वजीर इत्तलात शिबली फराज का ऐसा कहना था। ये तो हो गए आज के अखबार। और साथ साथ जैसा कि हमने बिल्कुल प्रोग्राम के आगाज में बात की थी, आज हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान, उनका आज यौम वफात है और आज का दिन डेफिनेटली उनसे मंसूब है। तो यकीनी तौर पे हम अगर उनकी ज़ात की, उनकी शख्सियत की बात करें तो सियासत से मावरा दुनिया के हवाले से जो बड़े अजीम रहनुमा गुजरे, जिन्होंने सियासत को लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया, उनमें से एक हमारे कायद। आज उनको याद करने का दिन है। इसी हवाले से हमारे पास बिल्कुल मेरा पाकिस्तान का स्पेशल सेगमेंट है। हमारी साथी एंकर हिना न्याजी हमें मज़ार कायद से ज्वाइन कर रही हैं, और हिना न्याजी हमें दिखाएंगी और उसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से बताएंगी। तो हिना न्याजी से जानते हैं। नाजरीन, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, आज मैं मज़ार कायद पर मौजूद हूँ और आज मेरे प्यारे कायद का यौम वफात है। वो अजीम हस्ती जिसने हमें ये खूबसूरत वतन इतनी कुर्बानियों के बाद पेश किया। नाज़रीन, आज ये सेगमेंट जो है वो बहुत स्पेशल होने वाला है और मेरे दिल के बहुत करीब होने वाला है, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा होने वाला है।
नाज़रीन, जब भी कोई कराची आता है तो वो ये सोचता है कि मज़ार कायद पर आए, यहाँ आकर हाजिरी दे, प्यारे कायद के लिए दुआ करे और उनका शुक्रिया अदा करे कि इतना खूबसूरत वतन पाकिस्तान हमें तोहफे में दिया। तो आइए चल के देखते हैं खूबसूरत सा मज़ार कायद। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक्सप्रेस न्यूज़ के रिपोर्टर आफ्ताब खान साहब मौजूद हैं, जो 4 इवेंट साल के होते हैं यहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं। इनसे जानते हैं कि मज़ार कायद की हिस्ट्री क्या है, कब बना, इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आफ्ताब खान साहब हमें देंगे। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब खान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम। आफ्ताब खान साहब, इस जगह की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइएगा। मज़ार कायद कब बना? 11 सितंबर 1948 में बाबा कौम की रहलत हुई, दुनिया से चले गए वो, और उसके बाद जो है उनकी वफात से लेके अगले 12 साल तक, यानी फिर 1960 में जो है इस पे जो है काम शुरू हुआ तामीरात के हवाले से, यानी 12 साल तक यहाँ कुछ नहीं हुआ था। उस दौरान जो है ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि शामियाने में जो है वो बाबा कौम की एक कब्र होती थी। अच्छा। जो असल कब्र है वो नीचे है, ये तकरीबन 14 फीट नीचे है, और इसमें जो है वो शामियानों पे पुलिस वाले वो जो है सिक्योरिटी के लिए मामूर होते थे। उसके बाद ये फैसला किया गया, और जब इस जगह का चुनाव हुआ, इस जगह के लिए का इंतखाब किया गया, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी थी। देखिए, ये एक तारीख है कि उन लोगों ने जो भारत से हिजरत करके आए थे, जब उनके सामने ये मुद्दा रखा गया, क्योंकि ये शहर के बुलंद मकाम है, पहाड़ी थी यहाँ पे पत्थरों वाली, तो जब उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल दूसरी हिजरत करने के लिए भी तैयार है। अच्छा। लेकिन हमारी शर्त यह है कि जो आबादी जहाँ पे हमें सुकूनत दी जाएगी उसका नाम जो है वो कायद के नाम से मंसूब होगा। अच्छा। तो उनको कायदाबाद, जो आज कराची के गिलाफ है, तो कायदाबाद में उन्होंने सुकूनत इख्तियार की। अच्छा, सन 60 की दिहाई में तो इसका काम शुरू हुआ, फिर 70 की दिहाई में, यानी 10 साल के बाद जो है ये मुकम्मल हुआ, इसके मार्बल का काम। जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि कितने लोग थे जिनके नक्शे अप्रूव हुए, बिल्कुल, तो इसमें 4 बुनियादी तौर पर नक्शे जो वो आए थे, जिसमें से एक जो है वो तुर्क इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट थे, और एक पाकिस्तानी थे, 2 पाकिस्तानी थे, और एक जो है वो बरतानवी थे। जो एक पाकिस्तानी है याया सी मर्चेंट, जिन्होंने मुंबई में कायद की रेजिडेंसी को भी रेनोवेट किया था। तो फिर ये उस वक्त और कायद आज़म के बड़े अच्छे दोस्त भी थे। जी बिल्कुल, दोस्त भी थे, उनके घरेलू मरासिम भी थे, और इसके अलावा चूँकि वो काम भी उन्होंने किया था उनकी रेनोवेशन का वहाँ पे, तो फिर फातिमा जिन्ना के पास सदर आयूब ने ये भेजा नक्शा जी कि आप इनमें से किसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो फिर उन्होंने तो याया सी मर्चेंट का नाम उन्होंने हतमी तौर पर उसको मुंतखब किया, और उसके बाद जो है मज़ार कायद का काम शुरू हुआ। आफ्ताब साहब, ये बताइएगा कि मज़ार कायद का रकबा कितना है? जी, टोटल जो रकबे की बात करते हैं 132 एकड़ है, और अगर हम स्पेसिफिक इस रकबे की बात करते हैं जहाँ पे मज़ार कायद का गार्डन और इसके अलावा जो है बानी पाकिस्तान की कब्र वाक़ है, तो ये 61 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल है। इसकी हाइट की बात करते हैं गुम्बद से लेके और नीचे तक, तो ये 100 फीट है इसके साथ। जी 100 फीट, और साथ साथ जो है वो अगर हम इसकी दोनों तरफ का डाया देखें तो 90 बाई 90 फीट जो है वो इसका रकबा है, जहाँ पर ये हम इस वक्त खड़े हुए हैं। साथ साथ जो है वो खासतौर पर अगर इस फानूस की हम बात करें। जी बिल्कुल, मैंने जब आई यहाँ पर तो मेरी जो नजर पड़ी वो फानूस पर पड़ी, और इससे पहले भी आप कुछ बता रहे थे, तो फानूस की क्या हिस्ट्री है? जी देखिए, इससे पहले वाला जो फानूस था, जो 23 दिसंबर 1970 को जो चाइना के मुसलमान थे, चीन के जो मुसलमान थे, उन्होंने एक तोहफा दिया था पाकिस्तान को, जो यहाँ पे नस्ब किया गया था। उसके बाद अब ये वाला जो फानूस नस्ब है, ये जमहूरी रिपब्लिक चाइना की तरफ से, जो उसके अवाम है, उनकी तरफ से ये तोहफा दिया गया। और ये 3D फानूस है? जी, ये 3D, और रात में जो है बड़ा खूबसूरत मंजर होता है जब ये ऑन होता है। वो मुसलमानों की, चीन के मुसलमानों की तरफ से था, और ये चीन के जो अवाम है उनकी तरफ से है। जबरदस्त हो गया। आफ्ताब साहब, ये बताइएगा कि मज़ार कायद के कितने दरवाजे, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा यहाँ कितने लोग मदफून हैं? दरवाज़ों की आपने बात की तो यहाँ पर बाब ईमान, बाब तंजीम, बाब इत्तेहाद, बाब जिना, और ये दरवाजे हैं इसके। और कब्रें जो है अगर हम देखें तो बाब कौम के अलावा फातिमा जिन्ना, जो कि उनकी बहन थी, वो यहाँ पे मदफून है। इसके अलावा लियाकत अली खान, उनकी मिसेस बेगम राना लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब नश्तर, और इसके अलावा नूरुल अमीन। अच्छा, नूरुल अमीन जो है, बहुत सारे लोग जो है, ये 4 तो बड़े नॉन है। नूरुल अमीन के बारे में लोग कहते हैं कि ये तो नूरुल अमीन वो शख्स थे जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान को लिखा। अच्छा, तो ये वो शख्सियत थी, और ये तमाम लोग जितने भी मदफून है बाबा कौम के पहलू में, इनको हम कह सकते हैं, ये जो मदफून है, ये तमाम लोग जो है तहरीक आज़ादी के जो है वो बानियान में से हैं, जो तहरीक आज़ादी में शामिल थे। इस
गाड़ी के बारे में कुछ बताइएगा। जी देखिए, ये कायद के ज़ेर इस्तेमाल जो है कैडिलैक गाड़ी है। अच्छा, इसकी हिस्ट्री ये है कि ये लॉर्ड माउंट बेटन जो थे, उन्होंने ये 2 गाड़ियाँ दी थी, एक नेहरू को और एक जो दी वो कायद को दी थी। और चूंकि कायद जो है पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, तो ये देखिए कि नंबर प्लेट जो इसकी, इसके ऊपर पाकिस्तान लिखा हुआ है। अच्छा, ये सरकारी गाड़ी है कायद की। अच्छा, ये वाली जो गाड़ी है ये पैकार्ड गाड़ी है, जो कि कायद की जाती गाड़ी थी। अच्छा, उनके ज़ेर इस्तेमाल थी। पैकार्ड गाड़ी है, 1938 का ये मॉडल है और ये भी कायद के ज़ेर इस्तेमाल रही, ये दोनों गाड़ियाँ। फर्दर अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो ये वो मलबूसात हैं यहाँ पे जितने भी इसमें लगे शीशे के जो है वो शोकेस में, ये तमाम वो मलबूसात है जो कि कायद जो है मुख्तलिफ मवाक़े के हिसाब से ज़ेबतन किया करते थे। और इसके साथ साथ जो इनकी दीगर चीज़ें भी रखी हुई है। आप ये देखें कि वो टाइयाँ भी रखी हुई है, कितने स्टाइलिश अभी भी अगर देखा जाए तो आप आज इन चीज़ों से देखिए, आप अंदाजा लगाए कि कितने नफीस आदमी थे। उनकी एक एक चीज़ से जो नफासत झलकती है। उनके शूज़ है, अब आप देखें कि कितनी नफासत से उन्होंने ये शूज़ जो है मुख्तलिफ किस्म की, आप ये देखिए कि तकरीब के हिसाब से उनको पहनते थे। और ये जो मुख्तलिफ रंगों के जो कि पुरानी जो तस्वीरें ब्लैक एंड वाइट, उसमें हमें ये वाले शूज़ खासतौर पर ब्राउन और वाइट जो ये नजर आते हैं। अच्छा, कायद आज़म की जो जूतों की कलेक्शन है या जो उनकी वार्डरोब यहाँ पर है, मतलब जो कुछ यहाँ पर मौजूद है, ये देख के अंदाजा हो रहा है। वैसे भी हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंट्रीज में, पिक्चर्स में कि ही वाज अ वेरी स्टाइलिश मैन। बिल्कुल, नो डाउट। ये देखिए, ये इनका जो है वो आराम जो ड्राइंग रूम आप कह सकते हैं, जो छोटा सा उन्होंने अपने मसरूफियत के लिए कुछ लिख रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं। ये लेदर का है? ये बिल्कुल लेदर का है। और ये देखिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में यही वाला सोफा नजर आ रहा है, यही वाला सोफा, ठीक है ना। तो और इसके अलावा जो ये किसी साहब के साथ भी बैठे हुए, बल्कि एक नुमाइंदे को इंटरव्यू दे रहे हैं BBC के, तो यही सोफे हैं, ये इस पे जो है वो नशिस्तीन की दिखाई दे रही है। फिर आप ये बर्मा टीक की ये लकड़ी का बना हुआ फर्नीचर आप देखें कितना। अच्छा, तो अभी तक भी एज इट इज, मतलब जैसा वो न्यू होता है, बिल्कुल न्यू है। अच्छा, यहाँ पे क्रॉकरी कितनी खूबसूरत है भाई। देखिए कि ये कितनी मतलब नफीस किस्म की हमें यहाँ दिखाई दे रही है। और खासतौर पर ये जो इनकी डाइनिंग हॉल की का सारा फर्नीचर है। एक और चीज़ आप बता दूँ, लोग जो है वो कायद की सिर्फ एक ही बहन को जानते हैं, लेकिन कायद की जो 4 बहनें थी, जिसमें फातिमा जिना, मरियम भाई, रहमत भाई, शीरी भाई जो है वो, ये इनकी वो बहन है जिन्होंने ये सारी चीज़ें इस ऐवान नवादरात को गिफ्ट की है। जी बिल्कुल। इस तरफ आ जाएं तो ये उनके बेडरूम का छोटा सा जो जाहिर सी बात है, ये उनका पलंग है जहाँ पे वो जो है वो आराम फरमाते थे, या जो कि इस्तेमाल बेडरूम था, तमाम जो ना बर्मा टीक और इसके अलावा शीशम की लकड़ी के बने हुए सारा फर्नीचर। अच्छा, शीशम की लकड़ी का ये रग भी जो अंदर है, ये भी उस टाइम की ही है। अच्छा, ओके। ये देखिए खासतौर पर ये नमाज जनाजा जब कायद दुनिया से जब रहलत हुई इनकी, और जब इंतकाल हुआ, तो उसके बाद जमे गफीर आप देखें, यानी 1 साल के बाद, जाहिर बात है पूरे साल भर भी 11 सितंबर 1948 को इंतकाल हुआ था। तो आप ये देखें 14 अगस्त को पाकिस्तान बना 1947, तो 1 साल के कलील अरसे में। और आप देखें लोगों की अब जज्बात देखे, वालियानापन देखे। ये तस्वीर है, ये भी जनाजे की है, जब ये कब्र पे सोगवार खड़े तस्लीम हो चुकी थी, उस वक्त की तस्वीर। फिर अब हम ये इसमें ये देखें कि ये वो ग्लासेस हैं, चश्मे हैं, जो कि कायद के ज़ेर इस्तेमाल लेते थे, और कुछ में आप तस्वीरों में भी रखे हुए थे, उन्होंने लगाए हुए में। थैंक यू सो मच आफ्ताब खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, थैंक यू। कायद आज़म ने हमें घर दिया, सिर्फ घर नहीं दिया बल्कि इसमें रहने का एक असूल भी बता दिया, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। कायद आज़म ने अपनी सारी जिंदगी इस असूल के तहत गुजारी, और अगर हम भी कायद आज़म से मोहब्बत का दावा करते हैं तो हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी इस असूल को मद्देनजर रखते हुए गुजारें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। तो देख रहे हैं और आज हमारे पास बहुत कुछ है शो में शामिल करने के लिए, सो थोड़ा सा क्विक चलेंगे और अब बात करेंगे हम आज की बड़ी खबर की।
बात करेंगे खातून ज़्यादती केस के हवाले से और इससे जुड़े कई और वाक़यात के हवाले से। हालिया चंद दिनों में गौर ज़्यादती के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हुआ है। पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो 2 ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिन्होंने लोगों को हैरत और खौफ में डाल दिया है। कराची में बात की जाए नन्ही मरवा की तो उसको रेप के बाद कत्ल कर दिया गया, और दूसरी बात की जाए तो मोटरवे पे बच्चों के सामने खातून की आदूजी की गई। बिल्कुल, और ये इशू मुसलसल इस वक्त ट्विटर पे टॉप ट्रेंड की सूरत में है। अंदरनाक वाक़यात पर पुलिस और इंतजामिया का रवैया उस पर बहुत सवालिया निशान है। लवाहिकीन के लिए इससे भी ज़्यादा दर्दनाक है जिस तरीके से पुलिस इस पर रिस्पॉन्ड कर रही है। मोटरवे केस पर CCPO लाहौर उमर शेख साहब की अजीब मंतक हमने सुनी है जिसपे वो कहते नजर आए कि जी खातून को रात को वो रास्ता ही नहीं लेना चाहिए था, पेट्रोल चेक करना चाहिए था, टाइम नहीं था बाहर जाने का। हम अपनी बहन बेटियों को कैसे उस वक्त बाहर जाने दे सकते हैं? यानी कि बराह रास्त एक माइंड सेट इस वक्त CCPO साहब पुलिस का बताते नजर आते हैं कि बजाय इसके कि आप मुल्जिमान पकड़ें, आप उससे पहले उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं, आप सवालिया निशान उठा दें उस खातून या उस एक्यूज्ड के ऊपर जो बेचारा पहले इतने बड़े ट्रॉमा से गुजर रहा है। और इस पर बहुत गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। इमरान रिमूव CCPO का हैशटैग टॉप ट्रेंडिंग में आ रहा है और ऊपर से लोग उनको डिफेंड भी करें हुकूमत के। हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हमें सैयद वसी शाह साहब आज स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। इस अहम मौजू के ऊपर हमने इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी है और इनसे पूछना है कि वो क्या सोचते हैं। शाह जी, थैंक यू वेरी मच। बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या है और हम थक गए हैं। जस्टिस फॉर ज़ैनब, जस्टिस फॉर मरवा, जस्टिस फॉर गुलपनरा, इस किस्म के वाक़यात देख देख के ये क्या है, जा किधर रहे हैं हम किस जानिब बढ़ रहे हैं इन सारी सूरत हाल में हम अगर बात करें तो? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आप तो छोटे हैं मुझसे दोनों। हमारा तो अलमिया ये है कि मैंने तो जब आँख खोली, होश संभालना शुरू किया तो शबनम रेप केस जो है वो पता लगा, कहीं अखबार में नज़र पड़ जाती थी, कहीं कानों में पड़ जाता था, कहीं को बात कर रहे थे। तो वहाँ से जो आगाज़ हुआ है तो आप समझिए कि वो सदमा जो है वो हर 4-6 महीने बाद, 8 महीने बाद आपको कोई ना कोई सदमा जो है वो मिलता है। वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए, दुनिया जो है वो जन्नत नहीं है, ये दुनिया है, ये जन्नत नहीं है, मगर ये इतनी दोज़ख भी नहीं है जितनी दोज़ख हमने इस खित्ते अर्जी में से बना लिया है। यानी कि और पूरी दुनिया में क्राइम होते हैं, इस किस्म के हीनियस क्राइम जो हैं वो भी होते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि वेस्ट में जब मैंने इस पर अपने जो पुलिस के हमारे कुछ दोस्त हैं जो कैनेडियन पुलिस में हैं और यूरोप में कुछ हैं, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा जी स्टेट के साथ जो गद्दारी होती है उसके बाद सबसे ज़्यादा जो हीनियस क्राइम जो तस्वुर होता है विद इन द कंट्री उसमें जो है वो रेप है, या खातून को अगर आपको हरास करते हैं या उसके साथ वो करते हैं सबसे ज़्यादा। और मर्डर में वहाँ पे उसकी इब्तदा जो है वो आप समझिए कि 4-5 साल के बाद, 6 साल के बाद बाज़ औक़ात को पैरोल भी मिल जाती है, यहाँ से इब्तदा होती है। इसकी इब्तदा ही वहाँ पर भी 7-8 साल से इब्तदा होती है जब वो प्रूफ हो जाता है और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सज़ाओं तक जाते हैं। और मेरे ख्याल में बहुत सारे इसके पहलू हैं। एक तो पहलू देखिए रियासत का है, दूसरा पहलू है तरबियत का और फिर तालीम का। ये 3 इसके मेजर पहलू हैं। मैंने इस पर बहुत गौर किया, हम सभी गौर, मैं भी एक तालिब इल्म की हैसियत से, एक सोसाइटी के एक उसकी हैसियत से इस पर गौर करता रहा। पहले भी हम इस पर बात सोचते रहे कि यार ये क्या वजह है। तो 3 इसके मेजर पहलू हैं। इसमें से भी जो 80% जो सबसे मेजर पहलू है वो रियासत का है। क्योंकि देखिए रियासत ने वो तालीम जो है वो आपके लोगों के तालीम रियासत जब देगी किसी माँ बाप को, तभी वो माँ बाप अपने बच्चों को ये तरबियत दे सकेंगे कि बेटा ये जो घर की औरतें हैं, इसके अलावा जो बाहर औरतें हैं वो भी इंसान हैं, वो भी उसी तरह काबिल एहतराम है जिस तरह तेरी माँ और तेरी बहन जो है वो तेरे लिए काबिल एहतराम है। तेरी बीवी जिस तरह तेरे लिए काबिल एहतराम है, इसी तरह से किसी की बीवी जो है वो भी तेरे लिए काबिल एहतराम होनी चाहिए। और पंजाबी में कहते हैं ना कि मैं तेन को के रख देंगा अगर तू किसी नजर भी की। ये जो तरबियत है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रियासत ने वो तरबियत किसी तक पहुंचाई ही नहीं, उसको ग्रास रूट लेवल तक आपने पहुंचाया ही नहीं। सो नतीजा ये है कि आपके यहाँ खवातीन का एहतराम जो है वो किसी भी जगह पर नजर नहीं आता। देखिए मैं सॉरी आप प्लीज आप मुकम्मल कीजिएगा क्योंकि हम सभी भरे हुए हैं। तकलीफ की क्या बात है, एक ऐसा आदमी जिसने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तस्वीरें जो थी वो मशवरा दिया और हेलीकॉप्टर से पूरे पाकिस्तान में गिरवा दी थी, ठीक है, बजाय इसके उस आदमी को जो सियासी जो आपकी जो लोग थे वो उस आदमी को इबरत का निशान बनाते और उसको पॉलिटिकल पार्टीज के नेड़े न लगने देते। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आती हैं तो अपनी सियासी मजबूरियों की वजह से उसी शख्स को जिसने उनकी तस्वीरें जो थी वो उसने हेलीकॉप्टर के जिक्र थी उसने उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो जब तक आप उसूल के साथ नहीं खड़े होंगे, आज मरियम को बुरा कहता है तो नून लीग वालों को बुरा लगता है,
लेकिन बेनज़ीर को बुरा कहता है तो किसी को बुरा नहीं लगता था। जब तक आप उसूल के साथ नहीं खड़े होंगे, उसूल ये होना चाहिए कि मेरी कुछ लगती है या नहीं लगती, मेरी बेटी है या दुश्मन की बेटी है, मगर वो काबिल एहतराम है, उसका हमें एहतराम करना है, उस पर वो करना है। तो हम सब इसमें मुलव्वस हैं, हमारी सियासी पार्टियां भी जो कुछ हो रहा है इसमें मुलव्वस हैं और वो सब इसको फेस करते रहे, यही वजह है। अच्छा, आपने रियासत का फैक्टर ऐड किया, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू भी है कि हमने सजाओं का उस तरह से तयन नहीं किया हुआ। किसी को अगर सजा का खौफ हो, डर हो, तो मेरे ख्याल से ऐसा जुर्म या इस तरह की कोई दरिंदगी का मुजाहरा करने से पहले हम 10 दफा सोचें। बिल्कुल आप ठीक कह रही है। देखिए सजा का भी एक इशू है, कवानीन तो हमारे यहाँ मौजूद हैं और मैं खुद उसका कायल हूँ बहुत जिम्मेदारी से, वेस्ट को भी पढ़ने के बाद, पूरी दुनिया के जो कवानीन है उसको भी समझने के बाद, मुआशरों को भी समझने के बाद कि ये जो सजाए मौत का कानून है इस पर आपको सोचना चाहिए कि यार ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मगर हर जो कवानीन जो है वो सोसाइटी की ज़रूरियात के मुताबिक होते हैं। मेरे कवानीन भाई, मेरे कवानीन मेरे उसके मुताबिक बनाओ, यूरोप के मुताबिक मत बनाओ। जब तुम मुझे यूरोप का मुआशरा नहीं दे सके तो मेरी बच्चियों को यूरोप का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके तो मेरी बच्चियों के जो मुजरिम है उनको यहाँ पर कम से कम करार वाकई सजा तो दो। तुम मुझे यूरोप की वो फेस दिखाते हो जो जिस तरीके से उन्होंने सोसाइटी डेवलप की है, मगर उनके लिए जो कवानीन है, जो सजाएं हैं वो तुम यहाँ नहीं कर रहे, माहौल तुम दे नहीं सकते हो। लेकिन उसके बाद जब मामला आता है तो आप कहते हैं कि जी वहां चले जाएं आप। तो स्पेशल कवानीन बनाने में कोई हर्ज नहीं है, मैं समझता हूं। और अगर कुछ भी नहीं है तो उस पर डिबेट तो करें यार। आप सियासी अपने जो लोग हैं उनको आप मतून करने के लिए, उनको नून लीग एक सियासी हकीकत है, वो कहां लेके जाओगे? उसे समंदर में फेंक दोगे? खुदा के लिए उससे हटके गवर्नेंस पे तवज्जो दें। क्यों आखिर बढ़ते जा रहे हैं? कोई तो वजह है ना। वजह यह है कि जब ऑफिसर्स ठीक नहीं लगाएंगे, आप ऑफिसर्स ये सोच के नहीं लगाएंगे कि इनका काम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, सिर्फ पॉलिटिकल अपने जो ओपोनेंट्स हैं उनको बर्बाद करना नहीं है, तो फिर इस किस्म के केसेस आपको पहले भी मिले हैं और आइंदा भी आपको देखने और सुनने को। पुलिस के बिहेवियर के ऊपर आप बात करें, सीसीपी उमर शेख की स्टेटमेंट विद दैट जख्मों के ऊपर नमकपाशी के बराबर है, क्या एक्शन लेना चाहिए हुकूमत को इसके ऊपर? और एक पब्लिक हैंगिंग का भी हैशटैग चल रहा है बहुत ज्यादा, इस पे क्या राय है आपकी? यार अगर मुझे एक बात बताइए आप, मैं अगर आपसे ये कहूं कि गालिब जो था वो अफसाना निगार था, आप मान लेंगे? नहीं। या मैं अगर आपसे ये कहूं कि ये जो बग्गा जो हमारा मौसीकार है ये बहुत अच्छा ड्रामा निगार है, आप मान लेंगे? अगर मैं आपसे कहूं तो आप ये कहेंगे कि ना तुम्हें म्यूजिक की सेंस है और ना तुम्हें शायरी की सेंस है। तुम्हें यह नहीं पता कि गालिब जो है वो शायर था, ड्रामा निगार नहीं था। राहत फतेह अली खान जो है वो ड्रामा निगार नहीं था, वो एक मौसीकार है। ठीक है। जिस शख्स को जो सीसीपीओ है, अगर उसको ये अंदाजा नहीं है 20 साल की नौकरी के बाद कि मेरा काम ये सवाल करना नहीं है कि रात को कोई औरत जो है वो 3 बजे अगर वो कहती मैं सिर्फ हवाखोरी के लिए गई हूं, ये उसकी मर्जी है, उसका राइट, वो उसका राइट है, ये उसकी मर्जी है। वो कहती मैं सिर्फ टहलाने गई थी, मैं सिर्फ मोटरवे दिखाने गई थी बच्चों की। हम कुछ उससे सवाल पूछने वाले नहीं है कि तुम क्यों गई थी। हमारा काम, तुम्हारा काम उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। प्लीज तुम नौकर हो इस मुल्क के टैक्स पेयर से, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारी गने, हर चीज जो इससे चलती है उससे मत पूछो कि कब जाना है और कहां जाना है। शादी, थैंक यू वेरी मच, टाइम हमारा खत्म हो गया। आई कैन रियली अंडरस्टैंड जिस तरीके से आप अपने जज्बात का भी इजहार कर रहे हैं और अपनी ओपिनियन भी दे रहे हैं। यकीनी तौर पे काबिल अफसोस ये अमल है, इसके ऊपर सीसीपीओ का पूछा जाना, सीसीपीओ कैसे सवाल करना, जख्मों एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और एक अहम खबर की बात करते हैं जो कल हमने एक्सक्लूसिव आपके सामने ब्रेक की थी इन एक्सप्रेसो, और उसके बाद हमें मालूम पड़ा जब ये 74 ख़ानदान जिनका कल हमने जिक्र किया था, हिंदू, वो जब वापस आए और वतन वापस पहुंचे, उन्होंने खुशी का इजहार किया वाघा बॉर्डर के ऊपर, और वापस आते ही कहा कि हम अपने घर आ गए, हम अपने वतन आ गए, तो हमें बहुत खुशी भी हुई। खैर, इसी हवाले से एक तो वी फील प्राउड कि हमने आप तक पहुँचाई इसकी इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से कस्बा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। हैवानियत का मुजाहरा किया गया था मोदी गवर्नमेंट की जानिब से इंडिया में इन मेहमानों के साथ, इन हिंदू खानदानों के साथ। दूसरी जानिब हमें खुशी इस बात की भी है कि वो वतन पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। इसी हवाले से फॉलोअप करते हुए हमने सोचा कि इस पर बात करें। हमारे साथ मोहम्मद इलियास साहब मौजूद हैं क्योंकि हमारे ब्यूरो चीफ हैं एक्सप्रेस के। उनसे हम जरा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस सारे मामले पर हमें क्या बता सकते हैं। इलियास साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एक तो कल हमने अपने नाजरीन को एक्सप्रेस के जरिए बताया कि किस तरीके से बुरा सलूक किया जा रहा था और फिर वो वापस वतन भी आ गए। अभी क्या फॉलोअप है? जज्बात भी आप तक पहुंचे होंगे, क्या कहेंगे सारे वाक़े के ऊपर आप? जी, ये बड़ी खुशी की बात है कि उनको पता चला, जो जिस तरह उनको बुलाया गया भारत में कि जी आपको नेशनलिटी देंगे, वो लोग उधर गए हैं, जाके उनके साथ
जानवरों से भी बुरा सलूक किया गया, ना उनको रहने के लिए रिहाइश दी गई, बल्कि आपने वो लोग खुद बता रहे थे कि 11 अफराद झोंपड़ियों में रह रहे थे, लाइट नहीं थी, खाने को कुछ नहीं था, ना ही उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए थे। और इसके अलावा जो 11 लोगों ने खुदकुशी कर ली, ना ही वो पढ़े लिखे हैं, ना पढ़े लिखे हैं, पाकिस्तान से पढ़ के गए थे उधर, उनको कोई जॉब भी नहीं मिल रही, ना वो बेकारियों से भी बुरी ज़िंदगी गुजार रहे थे। कैद किया हुआ था उन लोगों को और उन पर तशद्दुद किया जाता, लोग मारते थे। वो हिंदू थे, ख़ानदान थे अगरचे, लेकिन उनसे ये उनको तस्लीम नहीं, इंसान तो थे और इंसान थे उनको, और उनके लिए मेहमान थे, रेगिस्तानों में रखे गए, बुलाया गया था उनको। अच्छा, लेकिन जब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कल हमने अपने रिपोर्टर से भी यही जानने की कोशिश की थी कि कोरोना वबा की वजह से, और क्या कोई जो उन्होंने सिस्टम वहाँ पे इस तरह से ऑर्गेनाइज किया था कि उनको क्वारंटीन किया जाता है या उनके टेस्ट का प्रॉपर इंतजाम किया जाता है कोरोना के हवाले से? भारत में तो कोई नहीं गया, उधर लॉकडाउन लग पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान में उनको चेक स्कैनिंग किया गई, उनको बल्कि उनकी सेहत देखी गई, उनके मेडिकल किया जाएगा, उनको तमाम जो सहूलियात हैं वो दी जा रही हैं। क्विकली मुझे ये बता दीजिए कि वो लोग जो कि प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट और कि माइनॉरिटीज राइट्स को लेकर, और इंडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है, इस वाक़े से उनको क्या मैसेज मिला है इस बुरे सलूक से जो मोदी गवर्नमेंट ने हिंदुओं के साथ किया जो पाकिस्तानी थे? ये तो सबके सामने है। वाघा बॉर्डर पर कल लोग खुद बता रहे थे कि उनके साथ मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया गया। अकलियतें भी नहीं थी, वो हिंदू थे, उनकी अपनी बरादरी थी, उनका अपना मजहब था। तो पाकिस्तान में उनके मुकाबले में वो बता रहे थे कि यहाँ तो हम लड़ के अपना हक ले सकते हैं, यहाँ वो हर चीज़ उनको बुनियादी सहूलत है। पाकिस्तान में तो बड़ी आज़ादी है उनके लिए, हिंदू में वो सिंध में रहते हैं, पढ़ते हैं, उनको तमाम सहूलत जैसे एक आम शहरी को है, बिल्कुल उसी तरह अकलियत आईने पाकिस्तान के मुताबिक कोई उनको ऐसा कोई मसला नहीं है उनके, वो बड़ी इजीली जैसे एक आम शहरी जिंदगी बसर करता है उसी तरह यकीनी तौर पे सुबकी हुई है उन सभी ओपिनियन मेकर्स को पाकिस्तान के हवाले से सराय का इजहार करते हैं कि शायद यहाँ पे मजहबी आज़ादी पे कतगन है और बड़ा बेहतरीन जवाब मिला है, लेकिन दूसरी जानिब इंतहाई अफसोसनाक रवैया रहा है मोदी गवर्नमेंट का वंस अगेन टुवर्ड्स पाकिस्तान। वो वापस आ गए हैं, वतन वापस आ गए हैं और दे आर हैप्पी, तो इट्स अ गुड न्यूज़। बैक टू देयर ओन कंट्री। इस पे ब्रेक लेनी है हमने? बिल्कुल ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। शुमाल में सिर्फ स्पेन की सरहदें मिलती हैं, या यूं कहिए कि स्पेन की सरहद के अलावा इस मुल्क के बासी हर तरफ ठाठे मारता हुआ समंदर देखते हैं। आज मेरे लिए एजाज की बात है कि इस्लामाबाद में मुकीम पुर्तगाली सफीर पाउलो नेविस से मुलाकात का मौका मिला। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले ये बताएं, आप पाकिस्तान और पुर्तगाल के सिफारती ताल्लुकात को कैसे देख रहे हैं और इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात का मुस्तकबिल आपकी नज़र में क्या है? बहुत शुक्रिया सना आपका। सबसे पहले मैं आपका और एक्सप्रेस न्यूज़ का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे पुर्तगाल और पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात पर बात करने और अपना तजुर्बे के इजहार का मौका दिया। जैसा कि आप जानती हैं कि पुर्तगाल और पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात दोस्ताना हैं। 50 की दहाई में पुर्तगाल ने पाकिस्तान में अपना सफारत खाना कायम किया। पुर्तगाल पहला मुल्क था जिसने आज़ादी के वक्त पाकिस्तान को तस्लीम किया। दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात दहाइयों पर मुश्तमिल हैं। पाकिस्तानी तलबा पुर्तगाल में किन मज़ामीन, शोबों और यूनिवर्सिटीज़ में अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं? फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स देयर। पाकिस्तानी तलबा आला तालीम के तमाम शोबों में जिनमें वो पाकिस्तान की ज़रूरत को समझते हैं, खुसूसन इंजीनियरिंग के पुर्तगाल में बेहतरीन इदारे हैं और इसकी पाकिस्तान को ज़रूरत भी है। इसके अलावा सयाहत में जो पाकिस्तान हुकूमत की तरजीह भी है, पुर्तगाल का सयाहत में तजुर्बा बहुत अच्छा रहा है। आखिरी दहाई में पुर्तगाल में सयाहत को फ़रोग़ मिला है।
As you have mentioned travel, आपने सयाहत का जिक्र किया और हमारी हुकूमत ने सयाहत के लिए इक़दामात उठाए हैं और इस वबा के बाद बहुत काम किया है। तो आप दोनों ममालिक के दरमियान सयाहत को कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तानी पुर्तगाल जाए और वहाँ के लोग पाकिस्तान आए, और पुर्तगाल में आर्किटेक्ट और सकाफत के हवाले से कौन से मकाम, आर्किटेक्चरल साइट्स, कल्चर एंड ट्रेडिशन इज देयर इन पोर्टुगल टू सी? In Portugal, you have many different kinds of. पुर्तगाल में मुख्तलिफ किस्म की सयाहत है, जैसे कि गॉल्फ के बेहतरीन कोर्सेज वहाँ हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की ज़ुबान में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो पुर्तगाल की ज़ुबान से अखज़ किए गए हैं, जैसा कि उर्दू में कमीज़ कहा जाता है, पुर्तगाल में कमीज़ा कहा जाता है। इसी तरह मेज़ को पुर्तगाल में मेज़ा कहा जाता है। Okay, it's wonderful to know, and the more I बहुत हैरानकुन मालूमात मैं बहुत मुतजस्सिस हूँ पुर्तगाल के बारे में मज़ीद जानने और वहाँ जाने के लिए। मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सी मुश्किलात का सामना है, तो पुर्तगाल पाकिस्तान की मुश्किलात में किस तरह मदद कर सकता है? So how do you see Portugal can help Pakistan in their problems? बहुत से शोबों में हमें तजुर्बा रहा है, जैसा कि पाकिस्तान हुकूमत ने कारोबार में आसानी का जोर दिया है। हम पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाह हैं। Thank you very much, High Excellency. It was wonderful knowing about Portugal. इमरान और अर्मिला, आप हमारे साथ हैं, अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं हाई एक्सीलेंसी से। Thank you so much, Sana, and we would like to ask, how is our capital Islamabad treating you so far, Mr. Ambassador? And I would also like to add that if you have any plans to come to Lahore so that we can serve you with some traditional food here in Lahore, Mr. Ambassador. Yes, our experience has been very positive. We arrived in June 2019 to Islamabad, and our experience has been very positive. Sometimes the perception of Pakistan outside is not, as you know, is not so positive. But when we arrive in Islamabad and we start living here, and we live in such a comfortable city, so green, so easy to live, so without much traffic jams, we can go shopping everywhere. We can just relax. So we feel really comfortable. I am here with my family, and we are enjoying Islamabad very much. And also Pakistan, we have other places in Pakistan. We have visited Lahore twice already. It is a fantastic city with a lot of character, a lot of culture, monuments. It's really, we just had dinner on the top of a building in the evening with a view to the mosque and the fort. So it was really very, very, very interesting. We visited Karachi. I even went to Peshawar, to the market. I walked around the market around the bazaar in Peshawar. We visited Swat. So it's a lovely country. Almost to all the major cities of Pakistan. That's amazing to know, His Excellency. Please continue with the more information and chit chat, Sana. I'm Sana, my wife Mariana. Nice to meet you. Same here. क्या आप ट्रेल 5 गई हैं? मैं ट्रेल पे नहीं जा सकी, मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती हैं। मैं ऑनलाइन उर्दू क्लासेस भी ले रही हूँ। Okay. So, I can teach. मैं आपको उर्दू सिखा सकती हूँ। It's a very interesting language. Okay. ये बहुत शानदार ज़बान है। कोरोना वायरस की वजह से घर पे वक्त ज़्यादा गुजरता था, Because now we are obliged to stay at इसलिए मैंने home. सोचा कि उर्दू की क्लासेस ली जाएं। And so I took this online course, which is Oh, it's wonderful to know. So how many words? आप अब तक उर्दू के कितने अल्फाज सीख चुकी हैं? Okay. शुक्रिया। Yes, this is what I was about to ask. How do you say thank you in Urdu?
शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. Thank you very much. मेरा नाम Mariana है. My name is Mariana, so you know this kind of basic. Okay, so what do you Portuguese में शुक्रिया कैसे अदा करते हैं, please? Muito obrigada. Muito Obrigada. obrigada. Thank you very much. Muito obrigada. So I would share be, yeah, experiences, exactly. that's the So muito obrigada. So I would be taking this. मैं आपसे पुर्तगाली ज़बान की क्लासेस लूँगी और आपको उर्दू के अल्फाज सिखा सकती हूँ. Few more words in Urdu. Thank you. So it's a beautiful. मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन सूरज की तपिश की वजह से अब हमें अंदर जाना होगा. So we should move on to our and just have a chit chat over a cup of coffee. I invite you now for some Portuguese tea. Okay. So it's our black tea from the Açores Island. It's called Gurriana. Wow. And it's the only place in Europe where we have tea. और अब हम ट्राई करेंगे पोर्टुगीज स्पेशल ब्लैक टी और जानेंगे हिज एक्सीलेंसी स्पाउस से उनका इस्लामाबाद का और उनका लिविंग एक्सपीरियंस इन इस्लामाबाद. इसका जायका बहुत अच्छा है और मुख्तलिफ. ब्यूटीफुल एरोमा. It's the only place in Europe. ये बहुत महदूद जगह पे मुयस्सर है. पुर्तगाल बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन मुख्तलिफ इक़साम की पेस्ट्रीज आपको वहाँ मिलती The हैं. different region. यू हैव 6 आपका 6 साल का बेटा है. माशाल्लाह से. जी, इसका नाम एंटोनियो है. So एंटोनियो के लिए पाकिस्तान में रहना कितना मुश्किल या आसान था? और was it easier for him? Well, actually, it was very easy for him. इसके लिए यहाँ शिफ्ट होना बहुत आसान था. वो मुख्तलिफ ममालिक में रहने का आदी है. वो फ्रांस में पैदा हुआ, फिर पुर्तगाल में क़याम पसीर रहा. इस दौरान हमने काफ़ी सफ़र भी किए. वो माहौल की तब्दीली का आदी है, इसलिए पाकिस्तान सिर्फ एक नया मुल्क था. Pakistan was just another country. hard it is for you for आप दोनों के लिए इस आलमी वबा से निपटना और लॉकडाउन का तजुर्बा पाकिस्तान में कैसा रहा? In a foreign country. So once this lockdown began, a lot of जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो बहुत से लोग नौकरियों से महरूम हो गए थे. इस दौरान मैं बहुत से लोगों से मिली जिनके पास नौकरी नहीं थी. खाने को कुछ नहीं था. ये बहुत मुश्किल वक्त था. हम तो यहाँ बड़े घर में आराम से रह रहे थे, लेकिन बाहर लोग बहुत मुश्किल में थे. rice or aloo, potatoes. इसलिए मैंने बॉक्सेस बनाए जिनमें चावल, आलू, चीनी और बच्चों के लिए दूध और खाने की अशिया डालकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों में तकसीम की. Part of the city and then distribute this food. We should do something. So last but not the least, I would like to अब मैं आपसे कुछ सवालात पूछूं और 2 ऑप्शंस दूंगी जिनमें से आपको एक का इंतखाब. And I would be asking from both of you and you would answer it one by one. लाहौर या इस्लामाबाद? लाहौर, क्योंकि हम इस्लामाबाद में रहते हैं. It depends on what you want to do. If ये you इस बात पर मुनहसर है कि आप वहाँ क्या करने जा रहे हैं. अगर आप आराम करने जा रहे हैं तो लाहौर अच्छा है, क्योंकि वहाँ सकाफत के हवाले से बहुत कुछ है. it has a character. I go and have fun. It has history. It's different. Okay. Cricket or football? फुटबॉल पसंद करने की वजह कहीं ये तो नहीं है कि आपका बेटा फुटबॉल खेलता है? So रोनाल्डो और मेसी. बिरयानी और समोसा? Shamuza is very good. Shamuza. Mountains or beaches? Mountains. Beaches. That's the opposite. That's why they attract. थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया. आप दोनों से मुलाकात बहुत अच्छी रही और आपके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला. पाकिस्तान में आप लोगों का खुशामदीद और आपका क़याम कोविड के दौरान भी बहुत अच्छा होगा. पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं और मेरी नेक ख्वाहिशात हैं आपके मुल्क के साथ पाकिस्तान खूब तरक्की करे. बहुत बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद करती हूँ कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्तकबिल में मज़ीद बेहतर होंगे. में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा. शहर कायद में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम साहिली पट्टी पर हल्की बारिश का इम्कान है.
वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और कराची के मौसम की बात हो रही थी। कराची के मौसम की बात हो रही थी, लेकिन कल एक अफसोसनाक वाक़या कराची में पेश आया। कुरंगी क्रॉसिंग के ऊपर जहां अल्लाह वाला टाउन रशीदिया मस्जिद के करीब एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत थी, जिसके बारे में बाद में रिपोर्ट किया गया कि चाइना कटिंग के नतीजे में बनाई गई थी। अभी इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। इसके मलबे तले दबे अफराद को रेस्क्यू करने जनाब सिंध रेंजर्स के जवान जाए वक़ूआ पर पहुंचे। सिंध रेंजर्स ने न सिर्फ वहाँ पे रेस्क्यू टीमों के साथ इमदादी कार्रवाइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बल्कि वहाँ पे जो लोग थे, जो मॉब था, उसको भी कंट्रोल किया। और कराची में हम अगर बात करें रेंजर्स के किरदार की, क़याम अमन के हवाले से, क़याम अमन का मसला हो, शदीद बारिशें हों, कुदरती आफतें हों, इस सारे मामले के अंदर पाक फ़ौज और सिंध रेंजर्स अवाम के साथ खिदमत में मसरूफ़ नज़र आती है, पेश नज़र आती है। और कल के इस वाक़े को, जो कि बड़ी एक इस किस्म की सूरत हाल, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी थी यहाँ पे और बड़ा मुश्किल होता है ऐसी जगहों पर इमदादी सरगर्मियाँ करना, यकीनी तौर पर जो रेंजर्स की खिदमात हैं उन्हें हम एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से खिराज तहसीन पेश करते हैं और उसके साथ अफसोस का इजहार करते हैं उन तमाम फैमिलीज़ के साथ जिनका कल जानी या माली नुकसान इस वाक़े में हुआ। बिल्कुल, और इसके साथ साथ हम कोरोना वबा के हवाले से एक अच्छी खबर भी शेयर करेंगे। और आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान को मुस्तकबिल की आलमी वबाओं से मुकाबले के लिए काबिल तकलीद मिसाल करार दिया है। आलमी इदारा सेहत WHO ने ऐसे 7 ममालिक की फहरिस्त जारी की है, जिसमें पाकिस्तान, इटली, थाईलैंड, मंगोलिया, मॉरिशस और यूगोराय। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी आलमी वबा को कोरोना से निमटने वाले कामयाब आलमी रहनुमाओं में नंबर 1 करार दिए गए हैं। बरतानवी जरीदे की बात की जाए, एशियन वर्ल्ड, जिसने टॉप 10 सियासतदानों की फहरिस्त जारी की है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सर फहरिस्त हैं। और इस जरीदे के मुताबिक जो वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं जुल्फ़ी बुखारी, उनका फहरिस्त में 7वां नंबर है, क्योंकि उन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए मिशन की क़यादत की है और फंसे हुए पाकिस्तानियों को वापस लाने का काम भी बिल्कुल। और के मुताबिक कांग्रेस विमेन बाय न्यूयॉर्क, अलेक्जेंड्रिया दूसरे, न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जस्टिंडा तीसरे, कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो इसमें 6ठे नंबर पर। इस फहरिस्त में चीन, भारत, इराक, ईरान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का कोई सियासतदान शामिल नहीं है। नरेंद्र मोदी को अगर फोटोशूट से फुर्सत मिलेगी तो भारतीय आवाम के लिए ना। कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि नरेंद्र मोदी के फ़नी फ़ोटोज़, जिसे वो आवाम के लिए इसलिए बनवा रहे थे कि वो आवाम को बता रहे थे कि आप कोरोना क्वारंटीन के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था। और एक तो ट्वीट में ये भी लिखा गया था कि जब आपके पास और कुछ नहीं होगा तो सिर्फ आप फ़ोटो खिंचवाएंगे। बहरहाल इमरान खान साहब की सलाहियतें दुनिया मान रही है। अगर बात भी की जाए तो हमने अगर स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी है उसको दुनिया भर में अप्रिशिएट किया गया है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी जो अपनाई गई थी इससे काफ़ी हेल्पफुल हुई है। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छी खबर आज के दिन के लिए। माजूरी के बारे में नाज़रीन ये कहते हैं कि वो सोच की होती है। अगर आप ये फैसला कर लें कि आपने मुश्किल हालात का मुकाबला करना है, आगे बढ़ना है, अपने आप को चैलेंज करना है और वो हासिल करना है जो आपको लगता है कि ये हासिल करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप कर ना पाएँ। सो इसी माजूरी को बिल्कुल भी बुनियाद नहीं बनाया, एक्सक्यूज़ नहीं बनाया। बात कर रहे हैं हम बिसारत से महरूम खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली पहली नाबीना आरजे रेहाना गुल साहिबा की, जो कि एक बेहतरीन तरीके से अपने लिसनर्स को एंटरटेन करिए। बीगन आरजे बिल्कुल। और रेहाना गुल कुव्वत बनाई से तो उनको कुव्वत बनाई नहीं है उनकी, लेकिन उसके बावजूद वो शो करती हैं FM पर। और जिस तरह से इमरान ने कहा कि वो अपने रेडियो नाजरीन को भी एंटरटेन करती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रेहाना गुल। थैंक यू सो मच रेहाना, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे बड़ा आपका ताल्लुक हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा से है और वहाँ की रवायात अच्छी खासी सख्त हैं। हमें ये मालूम भी है और इस हवाले से ऑब्वियसली आपको भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। स्पेशल पर्सन भी हैं, मुश्किलात भी हैं, तो ये सफ़र कैसा रहा आपका? मुश्किलात होती है हर इंसान को इस माशरे में, और स्पेशली औरत को तो फिर बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुझे भी हुई थी एजुकेशनल लाइफ में, चूँकि मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा जैसे सूबे से भी था और फिर एक पख्तून सोसाइटी से भी ताल्लुक़ रखती थी, एक मिडिल क्लास फैमिली की भी थी, तो हुई थी मुश्किलात मुझे भी। अच्छा रेहाना, ये बताइए कि आरजे बनने का प्लान कैसे बना, ख्याल कैसे आया टू बी अ रेडियो जॉकी? आरजे इस तरह से बनी थी, ये बहुत ही अचानक मेरी ज़िंदगी में ये मोड़ आया था। रेडियो मैं सुनती थी, बचपन से शौक़ भी था, क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन का ज़्यादातर ताल्लुक़ आवाज़ से होता है, तो मुझे भी शौक़ था, रेडियो सुनती भी थी। तो प्रोमो रिकॉर्डिंग के लिए गई थी, तो फिर उसके बाद हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, स्टेशन डायरेक्टर, उन दोनों ने मिलके जो है वो ये डिसाइड किया कि ये प्रोग्राम होस्ट करेंगे। चूँकि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम भी था पश्तो का, तो उन्होंने कहा कि आप प्रोग्राम को होस्ट करो। इस तरह से मैंने प्रोग्राम को होस्ट करना स्टार्ट किया। फॉर्मेटली हम प्रोग्राम को जो है वो कंडक्ट करते हैं
चूँकि मुझे स्क्रीन रीडिंग का प्रॉब्लम होता है ड्यू टू टोटली ब्लाइंडनेस, तो मेरे साथ को होस्ट भी होते हैं। प्रोग्राम को हम होस्ट करते हैं, गेस्ट को बुलाते हैं और स्पेशली जो स्पेशल पर्सन्स हैं उनको बुलाते हैं, उनके अचीवमेंट्स, उनकी लाइफ पे हम बात करते हैं। रिहाना, आप ना सिर्फ स्पेशल पर्सन की बात करें बल्कि आम अफराद के लिए भी एक रोल मॉडल है। इनमें से कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि ये तमाम चीज़ें जो नामुमकिन थी आपने उनको मुमकिन करके दिखाया। आपका फ्यूचर में ऐसा क्या प्लान है कि आप अपनी कम्युनिटी या अपने जो लोग हैं उनके लिए क्या काम करेंगे और किस तरह से इसको आगे लेके चलेंगे? मैं फ्यूचर में इंशाल्लाह मेरा इरादा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबकी दुआओं से मैं अपना PhD कंप्लीट कर लूँ। इंग्लिश लिटरेचर मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें PhD करूँ। और मेरा ये इरादा है, चूँकि हमारे सूबे में बहुत ज़्यादा कमी है आगाही की, तो इसलिए हमने ये अपना प्रोग्राम भी स्टार्ट किया इसकी वजह से। बिल्कुल ठीक है। आपके शो का नाम भी मशालूना है, जो मैंने पढ़ा है, रोशनी इसका मतलब है। रोशनी फैलाती रहिए और जितने लोग भी जिनके अंदर अल्लाह की तरफ से कोई कमी है उस कमी को आड़े ना आने दीजिए। इसको अपना हौसला बनाइए, अपनी ताकत बनाइए और आगे बढ़िए। रिहाना एक ऐसी मिसाल है। इसी ही पॉइंट के ऊपर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। शहर इक़्तिदार में आज मतला अबर आलूद रहेगा, ताहम रात के दौरान बारिश का इम्कान है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इस्लामाबाद के मौसम की बात करते करते इमरान के चेहरे में इतनी खुशी आती है और मैं खुशी को देखते देखते वैसे खुशी हमारे प्रोग्राम में भी होंगी आज। अच्छा? लेकिन इस वक्त हम खुशी की बात नहीं करें। इस वक्त मेरे ज़हन में एक शेर आ रहा था, होता कि याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। पता नहीं शायर ने किस हालत में ये कहा था और माजी से क्यों इतना तंग आ गया था शायद। माइंड मैटर्स के अंदर आज माजी डिस्कस होने जा रहा है। हिना नियाज़ी पहले तो हमें आगाह करी थी कायद-ए-आज़म डे के हवाले से, उनकी बरसी के हवाले से बराह रास्त स्टूडियो ही पहुंच गई और उन्होंने आज वकार अहमद मलिक के साथ कुछ माजी को डिस्कस किया माइंड मैटर्स के अंदर। आपको दिखाते हैं। थैंक यू सो मच शर्मिला और इमरान। इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में वकार अहमद मलिक साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और हम बच्चों की नफ्सियात के हवाले से बात करते हैं, सोशल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे माजी के हवाले से। वकार से बताइएगा कि माजी हमें अच्छा क्यों लगता है, नॉस्टैल्जिया के बारे में बताइएगा। क्यों हम अक्सर माजी में जाके माजी की बातें सोच के खुश हो रहे होते हैं? मतलब मेरे बचपन के वो दिन और वो सारी चीजें, अच्छा टाइम था ना, जब स्कूल टाइम था, आज मैं स्कूल जाया करती थी, कोई चैलेंजेस नहीं थे, कोई ऐसा नहीं था। और ये हम गलत कह रहे होते हैं। अच्छा, चैलेंजेस कहीं ज्यादा होते हैं। मतलब बचपन के चैलेंजेस होंगे ना, तो उस वक्त चैलेंजेस मौजूद थे। ये जो हमें माजी अच्छा लगता है, ये माजी हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो इवेंट, कोई भी इवेंट, मिसाल के तौर पे आज आपने फर्स्ट टाइम कोई गाड़ी चलाई या कोई कहीं खाना खाया या कोई भी एनीथिंग, ये जब माजी में जाएगा, यानी वक्त पीछे ये इवेंट जब माजी का हिस्सा बन जाएगा जी। आज इस वक्त बैठे हुए आपको बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं। मसलन आपने ये रिकॉर्डिंग के लिए आना था, मिसाल के तौर पे कई और कमिटमेंट्स होंगी, जिसकी वजह से उस खाने को या पहली दफा गाड़ी चलाने को आपने उस तरीके से एंजॉय नहीं किया, क्योंकि वो चैलेंजेस भी साथ साथ है ना, कि लाइफ पे जब यही इवेंट इस माजी में चला जाता है तो ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो आज आपने स्टूडियो में आना था और इस तरह के जितने चैलेंजेस हैं, ये उससे माइनस हो जाते हैं और वो अकेली खूबसूरत चीज वहां पे रह जाती है। तो जब अकेली खूबसूरत रह जाती है तो वो आपको फिर ऐसे बहुत ही खूबसूरत, हालांकि वो ही चीज जब आपका हिस्सा थी उस वक्त आपने उससे लुत्फानंदोज नहीं हुए। जब वो वापस वहां चली गई और माइनस चैलेंजेस हुए, अब आपको वो बहुत अच्छी लग रही है। वकार साहब, ऐसे भी होता है कि अक्सर आप किसी जगह पे जाते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, जब ट्रैवलिंग के बाद आप वापस आते हैं तो वो जब आप पिक्चर्स देख होते हैं तो आपको फील हो रहा होता है कि यार कितना मजा आया था। ये फीलिंग आपको तब नहीं आ रही होती जब आप वहां पे मौजूद होते हैं। चैलेंजेस की वजह से, मिसाल के तौर पे हो सकता है कि आपकी नींद ना पूरी हुई हो सकता है कि कहीं लैंड स्लाइडिंग आई हो, आपकी गाड़ी फंस चुकी हो सकता है किसी जगह गाड़ी खराब हो सकता है आपने होटल पहुंचना है और होटल की बुकिंग नहीं हो रही। अब ये वो तमाम चैलेंजेस हैं जो कि जब आप तस्वीरें देख रहे हैं तो उस वक्त आपको बड़ा फ्लावरी सा, बड़ा खूबसूरत सा व्यू नजर आ रहा है, ये चीजें नहीं नजर आ रही, ये चीजें नजर नहीं आ रही, सो दैट कि वो आपको बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है माजी। तो वो माजी जो है वो इसलिए, मतलब एक और चीज भी है, ये मैं अमूमी रवैया कह रहा हूँ। एक नॉर्मल इंसान, ये एक नॉर्मल हम उसको कहते हैं ना, कि जो एक जनरल पब्लिक, जी जी, तो जो जनरल पब्लिक है ये उसका रवैया है कि उसको माजी इसी तरह अच्छा लगता है। एक और भी होता है जो कहते हैं ना, याद माजी अजाब है या रब, तो वो छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो कुछ लोग होते हैं जिनको माजी बहुत बुरा लगता है। तो इस पे हम नाज़रीन से बात करेंगे, लेकिन ये फिर किसी अलग से टॉपिक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
वेलकम बैक वंस अगेन टू एक्सप्रेसो। और हम आ चुके हैं कोल्ड किचन में। कोल्ड किचन में हमारे साथ है शेफ नुमान। थैंक जो बाहर खड़े हैं किचन के अंदर आ जाए। नहीं, शेफ नुमान का दिल नहीं कर रहा आज, मुझे लग रहा है क्या दिल कर रहा था मेरा। मैंने कहा आप पहले गुफ्तगू कर लें फिर ही नहीं, हम आपके बगैर गुफ्तगू नहीं कर सकते। कोल्ड किचन कह रहा है कि आप कर लें, मैं बात ठीक है। आज हम बना रहे हैं आपके लिए लेमन आइस टी और लीची शूटर। ठीक है, लीची शूटर जी, फ्रेश लीची भी ले सकते हैं आप, और टीन में जो लीची मिलती है वो भी ले सकते हैं। अभी तो टिन वाली आपको लेनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। अभी सबसे पहले आइस टी बनाऊं, आप बता दें मुझे लीची। हाँ, पहले आइस टी बनाएं। अच्छा, मीनवाइल ये आप बनाएं, आप बनाना शुरू करें। हम खुशी भट्ट की जाने बढ़ते हैं, वो हमें साथ साथ एक्सरसाइज बताती है, क्योंकि खुशी आप 2 दिन से छुट्टियों पे थी। हाँ ना खुशी, आप कोल्ड किचन में हमें, तो इसका मतलब आपने हमें डाइट का तरीका बताना है। क्या बताएंगे आज मैं आपको ब्लीक्स की एक्सरसाइज बताऊंगी, जिसको लव हैंडल्स भी कहा जाता है। ठीक है। सो स्टार्ट विद, यू हैव टू स्टार्ट विद द वार्म अप। मैं बार बार ये सबको कहती हूँ कि वार्म अप के बगैर कोई एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करनी, एटलीस्ट 5 मिनट्स ऑफ वार्म अप। तो फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ईजी है, स्टैंडिंग है। हैंड्स जो हैं आपके हेड पे होंगे, एंड यू हैव टू लिफ्ट योर नी टूवर्ड्स योर ओब्लिक्स, एंड एल्बो भी आपने नी की तरफ लेके जानी है, एंड ऑल्टरनेट। इट्स गोना बी 20 ईच साइड। एज यू लिफ्ट योर नी, यू ब्रीथ आउट। ओके, सेकेंड एक्सरसाइज वुड बी ऑन द फ्लोर। ये मैंने पहले भी बताई थी, लोगों को डिफिकल्ट लगी। दिस इज़ फॉर इंटरमीडिएट एंड दिस इज़ फॉर बिगनर्स। Both sides, 20 each side. Third exercise would be on the floor. Cross your legs, and you have to make sure that your elbow reaches to your knee, opposite knee. Cross, cross, and cross, and switch. How and many cross. reps, खुशी? कितने repetitions करने हैं? That's 15 each side, 3 sets of every exercise. The last one is very, very easy. You have to make sure your feet are hip width apart. Lift your upper body up, chin up. अपनी neck को अपने safe रखें, and tap your toes. Breathe out as you tap. Okay. 30 each side. So these are the 4 exercises. Keep practicing at home. नेक्स्ट टाइम मैं आपको स्टैटिक स्ट्रेचेस बताऊंगी, जो आफ्टर द वर्कआउट किए जाते हैं, जो उन्होंने पूछा था लास्ट टाइम के कूल डाउन कैसे होता है। सही, वो मैं आपको बताऊंगी इन द नेक्स्ट एपिसोड। वैसे कूल डाउन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आप जितना ज्यादा करो उतना आप रिलैक्स हो जाता है, आपके मसल रिलैक्स हो जाते हैं, लैक्टिक एसिड हमारे लोगों को भी कूल डाउन करना बहुत जरूरी है। एग्रेशन बहुत बढ़ गया हमारी सोसाइटी के अंदर, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो गए हैं। खुशी, थैंक यू बताने के लिए। इधर ही रहिए, आपको थोड़ी देर बाद की ड्रिंक रेडी हो चुकी है, लीची शूटर पिलाते हैं। सो लीची शूटर इज रेडी, राइट? क्या रेसिपी तो बता दो। जी सर, लीची शूटर में आपने इसकी प्यूरी बना लेनी है पहले लीची शूटर की। ठीक है, आप लीची लेके उसको स्क्यूज कर लें और उसकी प्यूरी रेडी हो जाएगी। उसके बाद आपने 30 ml प्यूरी लेनी है, 10 ml आपने शुगर लेनी है, और 10 ml ही आपने लेमन लेना है। 1 ग्लास की रेसिपी? जी, 1 ग्लास की रेसिपी। और फिर आप उसको ग्लास में भी डाल सकते हैं, या आपके पास शेकर या कोई बड़ा जग है उसमें डाल के उसको स्टर करें, और लास्ट पे आप सोडा ऐड करें और ड्रिंक रेडी है। उसके बाद ड्रिंक्स हमारी रेडी हैं और बहुत जबरदस्त लग रही है। और आइस टी की रेसिपी भी बता देता हूं मैं आपको। आपने सबसे पहले एक टी पैक ले लेना है किसी भी कंपनी का, और उसके बाद आपने हॉट वाटर ले लेना है, उसमें टी पैक डाला और उसको स्टर किया। उसका जब कलर निकल आया प्रॉपर, उसको आप साइड लाइन पे रख ले। उसके बाद आपने लेमन लेना है 20 ml, और शुगर लेनी है 30 ml। लेके उसको उसके अंदर डाल के शेकर 30 ml, और शेकर के अंदर डाल के आप आइस डाल के उसको शेक करते रहें जब तक वो सबसे ज़्यादा चिल ना हो, यहाँ तक कि आपके ग्लास को हाथ आपका चिपकना शुरू हो जाए उसके साथ। अच्छा। इतना ज़्यादा उसको चिल करना है। और उसके बाद आप अपने ग्लास में डालें, पोर करें और एंजॉय करें। सो दिस चिल फॉर सेक ऑफ चिल, ठंडे की टेस्ट पे भी फर्क पड़ता है। टेस्ट में सबसे ज़्यादा ड्रिंक्स जो भी होती हैं उसको जितना चिल करके पिएंगे उसका टेस्ट उतना ज़्यादा मज़े का होगा। जितना लाइट होगा तो वो सिंपल जैसे गर्म पानी पी रहे हैं आप, वही टेस्ट देगा आपको। और मूड को शूट करेगा लीची शूटर, ऊपर ले जाएगा। दैट्स अ पॉइंट। आप भी अपने मूड को शूट कीजिए और लीची शूटर भी पीजिए, आइस टी भी पीजिए। उसके साथ रेसिपी हमारे इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देते हैं। दिन अच्छा गुजारिए। आप हमारे इंस्टा पे जाइएगा, expressos_express_en, राइट? बड़ा मुश्किल बना है वैसे, लेकिन चले सही। आप इस पे हमें फॉलो कर सकते हैं और रेसिपी भी देख सकते हैं। दिन अच्छा गुजारिए। अगर जहन में कोई परेशानी चल रही है तो उसको साइड पे रखिए, पॉजिटिव सोचिए, मस्बत चीजें होना शुरू हो जाएंगी। यही फिलॉसफी है। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी मंडे को, लेकिन कल के दिन और परसों के दिन आपको छुट्टियां नहीं है। आपको भी आपको हो सकती है, हाँ, आप लोगों को छुट्टी नहीं है क्योंकि हमारा बेस्ट ऑफ चलने वाला है। तो आपने सैटरडे और संडे को हमारा बेस्ट ऑफ मिस नहीं करना। मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।